वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग डिटरमाइन करेंगे, जो कि एचएपी फर्स्ट के नाम से जाना जाता है और ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हमारी जो बॉडी सिस्टम है वो बॉडी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब इन सभी चीज़ का जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चीज़ की एक इकाई होती है, इसका कोई ना कोई सोर्स होता है जिसके थ्रू इसका इवोल्यूशन होता है और एक पूरी बॉडी का फॉर्म होता है। तो वो क्या है, हम लोग की ह्यूमन बॉडी सिस्टम में वो सेल ही तो है जिसके थ्रू आज हम लोग जितने भी इंडिविजुअल्स आगे आगे दाएं बाएं या अपने वाइड एरिया में अगर हम अपना रीच बढ़ाते हैं तो इसी फॉर्म को अलग अलग तरीके से देखते हैं। बट हाँ, कॉमन सभी में क्या है, सेल। चाहे वो प्लांट का बॉडी हो चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, उसमें एक चीज तो कॉमन है, वो है सेल। आइए अब एक एक करके हम लोग इस सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल क्या हुआ? सेल अल्टीमेटली वो एक सोर्स हुआ जिसके थ्रू पूरी बॉडी की फॉर्मुलेशन हुई। यहाँ पे एक मैंने डायग्रामेटिक के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है कि हमारा जो सेल है उस सेल्स में बेसिकली क्या कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, और सभी कॉम्पोजिशन मिलके एक ही रिजल्ट का फॉर्मुलेशन होना चाहिए, तभी एक सेल एक परफेक्ट सेल की कैटेगरी में डिटरमाइन होगा। अब क्या हो, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हमारा पूरा सेल है। सपोज हम मानते हैं कि ये एक हमारा पूरा सेल है जिसमें अलग अलग कॉम्पोजिशन है, जिसमें अलग अलग कॉम्पोजिशन इन द सेंस कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, ये हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, और भी बहुत सारे बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल में संक्षिप्त होके रखे हुए या एकजुट होके रखे, बट इनका काम एक ही। सभी चीज को एक जैसा मैंने पहले एग्जांपल में कहा था कि अगर हम बात करते कि पेनक्रियाटिक सेल है तो वो एक इंसुलिन ही करेगा, और उस इंसुलिन को बनाने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सेल पूरा फुलफिल करे। एनर्जी की रिक्वायरमेंट मुझे माइटोकॉन्ड्रिया से मिल जाएगा, अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसे भी निकलना चाहिए तो लाइसोजोम से होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारे सेल मिला के एक टिश्यू बने। फिर एक अब एक जैसे टिश्यू हुए तो एक जैसा एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हुआ, जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, यही चीज मैं बता रहा हूँ कि सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। फिर अब ये सारे सेल मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन किए। फिर अब जो टिश्यू बन गया तो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जैसे कि ब्लड को फ्लो करना है, बोन का फॉर्मुलेशन फॉर्म करना है, मसल में मोशन लाना है। फिर अब ये सारे एक जगह जुट करके एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। यही चीज यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन लाइक द हार्ट, स्टोमक एंड ब्रेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी फॉर्म हो सकते हैं एक जैसे टिश्यू एक जगह मिले और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये सारे बॉडी सिस्टम एक जगह मिलकर एक जैसे फॉर्मूले एक जैसे काम को इन्वॉल्वमेंट करे, जो कि एक स्पेशलाइज्ड है। जो कि अगर पेनक्रियाज को इंसुलिन बनाना है तो वो ऐसा नहीं होगा कि हार्ट भी इंसुलिन बनाने लगे, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सिर्फ एक काम एक ही ऑर्गन परफॉर्म कर सकता है, यही चीज यहाँ पे लिखा मैंने। सो ऑर्गन्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम, each of which perform the particular function that maintain the homeostasis and contribute to the health of the individual system। यही चीज तो मैंने कहा कि हार्ट अपना ब्लड को ही पंप कर सकता है, और कोई दूसरा बॉडी ऑर्गन नहीं है जो उसे पंप करवा सकता है। एक बात, दूसरी बात, जैसा मैं एग्जांपल क्या था पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज ही इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता और कोई नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक सिस्टम बना जो कि स्पेशलाइज्ड हुआ और स्पेशलाइज्ड सेल का कॉम्पोजिशन से बना। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ठीक है, जैसा मैं अक्सर कह रहा हूँ कि हर सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है और ये जुट के रहना चाहिए। तो अगर हम मेंडिवल से देखें तो मेंडिवल से यही नॉलेज धीरे धीरे इन्हांसमेंट हुआ। अब इस चीज को हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जैसा मैं यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम से देखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट के रूप में दिखाने की कोशिश किया था, क्या कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया, सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ था, बैक्टीरिया का हुआ था।
फिर अब क्या होता है, बैक्टीरिया भी टू फॉर्म्स में हुए, एक की पूरा पूरी स्पेशलाइज या ओपन ऑर्गन सिस्टम हुआ जिसे आर्की का नाम दिए, और दूसरा जो कि क्लोज ऑर्गन सिस्टम हुआ जिसमें कि किसी भी फॉर्म का ऐसा नहीं था कि ओपन ऑर्गन बात हो रहा था, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज ब्लड वेसल्स के तहत ही ब्लड का फॉर्मुलेट हो रहा था और एक ही ऑर्गन को पहुंच रहा था, जो कि जिसके लिए स्पेशलाइज। बस आर्की में ऐसा चीज नहीं था, अगर ब्लड का फॉर्मुलेशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो सारे बॉडी ऑर्गन्स को बात करते हुए जाएगा। तो ये डीमेरिट्स था आर्की में। यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा कि ओवर सेवरल बिलियन ईयर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्स फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर इनटू थ्री ग्रेट डिवीजन, बैक्टीरिया, then archaea, then finally eukarya. Archaea and bacteria were considered to be one kingdom. जिस समय हमें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, बट तब भी ये था कि हाँ, एक तरीके के स्पेशलाइज फंक्शन वाले या एक जैसे ऑर्गन्स को एक ग्रुप में रखा जाए। One kingdom until the 1970s when the sequence of genes for ribosomal RNA revealed that their ancestor branched from each early in the evolution। यही चीज यहाँ पे लिखा हो कि आप देखिए, बैक्टीरिया को आर्की और यूकेरिया में डाइवर्ट किया गया, फिर अल्टीमेटली क्या 1 to 2 बिलियन ईयर्स से गो फर्स्ट यूकेरिएट विथ अ माइटोकॉन्ड्रिया, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो एमीबा, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में जानकारी हुआ। यही चीज यहाँ पे भी लिखा था, ओरिजिन ऑफ यूकेरिएट सेल विथ अ न्यूक्लियस is still uncertain but they inherit gene from both archaea and the bacteria। यही चीज तो है। देखिए, बैक्टीरिया की ये साइकिल हुई और आर्की की ये साइकिल, धीरे 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 इवोल्यूशन करके एक स्पेशलाइज परफॉर्म फंक्शन करने वाले प्लांट्स और स्पेशलाइज परफॉर्म एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ। और यही चीज यहाँ पे लिखा कि वन पॉसिबिलिटी इज दैट यूकेरिया ओरिजिनेट व्हेन एन archaea engulfed a bacterium that subsequently evolved into the mitochondria। अब अल्टीमेटली क्या था कि पहले क्या था कि सिंगल सेल थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हो रहा था, उस समय डिटरमाइन किया जाए, बट धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ और अल्टीमेटली मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स का फॉर्मेशन हो गया। यही चीज यहाँ मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स evolved relatively recently, hundreds of millions of years after single cell eukaryote appeared। Note the algae and plant branched before fungi, our nearest relative on the tree of life। जैसा मैंने कहा कि अब धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, बट हाँ, कॉमन एक ही चीज था, बैक्टीरिया के ही इवोल्यूशन से सारा चीज हो रहा था। सो अब हम लोगों ने ये जान लिया कि आखिर इस सेल का इवोल्यूशन किस किस तरीके से और कैसे मेंडिवल से मॉडर्न की तरफ मोशन हुआ। सो लेट्स स्टार्ट कि आखिर अब हम लोग एक एक करके सारे ऑर्गेनिल्स के बारे में डिटरमाइन करते हैं, जो कि अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें तो एक हमारे सेल्स में क्या क्या चीज होना चाहिए जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का इवोल्यूशन हो सके। यही चीज यहाँ पे लिखा मैंने। A cell consists of a plasma membrane। सबसे पहली बात, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, जो कि ये हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स suspended in a watery fluid called the cytosol। नंबर ऑफ मीन्स कि ज्यादा से जितना ज्यादा और बहुत सारे तरीके के नंबर ऑफ का मतलब ये हुआ कि नंबर्स ऑफ बहुत सारे तरह के ऑर्गेनल्स होनी चाहिए, जो कि एक प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन सेल मेम्ब्रेन में वो चीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जैसे कि न्यूक्लियस होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए, राइबोसोम्स होने चाहिए, परफेक्ट नंबर के साथ। जितनी अमाउंट है उतनी ही हो, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो ये एडवर्स सिचुएशन की तरफ इन्वॉल्वमेंट करने लगे। गोल्गी एपेरेटस हुआ, लाइसोजोम हुआ, साइटोस्केलेटन्स हुए, जो कि एक पूरी बॉडी को एक पूरे सेल को मैं कह सकता हूँ जो कि एक परफेक्ट शेप में रखने के लिए साइटोस्केलेटन्स के बारे में। अब इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जितने भी तरह के सेल ऑर्गेनल्स है उसके अगर फंक्शंस के बारे में पता है तो हम इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक सेल की फिजियोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनका क्या रोल है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात क्या, एन ऑर्गेनेल इज अ सबसेलुलर स्ट्रक्चर दैट हैज वन और मोर स्पेसिफिक जॉब्स टू परफॉर्म इन द सेल्स। दीज आर, जैसे न्यूक्लियस, सबसे पहला न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है कि जितने भी तरह के जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए हुआ, डीएनए हुआ, क्रोमोजोम हुआ, जिससे कि प्रोटीन का इवॉल्वमेंट होता है, जिससे कि एक पूरे ह्यूमन इंडिविजुअल के कैरेक्टर के बारे में जनरेशन होता है, वही चीज हमें न्यूक्लियस में पता चलता है।
और साथ ही साथ जितनी फंक्शनल परफॉर्मेंस हुए वो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज सेंट्रल टू एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज अवेलेबल इन द सेल, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि एक एनर्जी यूनिट है, यही एक ऐसा ऑर्गन है जिससे कि एनर्जी का जनरेशन होता है एटीपी के फॉर्म में, ताकि जितने भी सेल्स हैं वो अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अब ये बात होती है कि हम लोग की बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब एक प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है। तो वो प्रोटीन कहाँ से हमें मिलता है? वो हमें प्रोटीन राइबोसोम्स के थ्रू मिलता है। यही चीज यहाँ पे लिखा कि राइबोसोम tiny granules composed of RNA and protein. They synthesize protein from amino acid using amino acid using RNA as a template. देखिए इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं क्योंकि राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं 70S और 80S। अब ये क्या है? ये 2 यूनिट ऐसे हैं जिसमें कि राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स एक कहा जा सकता है कि 2 यूनिट के सम अप का प्रोसेस है कि ऊपर ऊपर 70S भी जा सकता है जो कि फर्दर डिवीजन हुआ है 40 और 30 में। सो अल्टीमेटली ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं जो कि राइबोसोम्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो आगे आए हैं, जैसे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सो अल्टीमेटली अब ये चीज़ कहाँ पे, जैसा मैंने कहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऐसा परफॉर्मर है जहाँ से जितने भी चीज़ का सिंथेसिस होता है सेल्स में वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही परफॉर्म करता है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल इन द साइटोप्लाज्म। ये भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे मैंने कहा कि सिंथेसिस होता है। अगर हम सपोज ये माने कि ये हमारा एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्मूथ होगा वो आपकी राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका कोई प्रोडक्ट जिसे सिंथेसाइज करना है वो रफ के थ्रू आएगा। अब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि अगर हम बात करें कि जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होनी चाहिए, राइबोसोम्स होनी चाहिए, और वही स्मूथ की तरफ नहीं हो। क्यों? क्योंकि स्मूथ से सिंथेसाइज होता है। जो जितने भी सिंथेसाइज प्रोडक्ट हैं वो आपके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल जाएंगे और हमारे सेल्स में जो भी जिस चीज का परफॉर्मर होना है उसमें वो इन्हांसमेंट करेगा। अब ये बात है कि ये एक इंजाइम्स के रूप में या कोई वैक्यूल के फॉर्म में निकलेंगे तो उसे पैकेज्ड फॉर्म कौन करेगा? तो वो करेगा आपका गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus जस्ट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नीचे होता है, जो कि सिस और ट्रांस के फॉर्म में अरेंज होता है, जिसमें कि यहाँ से आपका प्रोडक्ट आया और प्रोडक्ट आया वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, वो होता है हमारा गोल्गी apparatus से पैकेजिंग। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। अब क्या हुआ, अब जैसे पैकेजिंग हुआ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बाहरी सेल के रहे, उस वो सेल को हमारे डिस्टर्ब करे, तो उसे खाने वाला भी तो कोई होनी चाहिए जो कि सेल से रिमूव कर सके। वो है आपका लाइसोजोम। लाइसोजोम को सोसाइटल बैग क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो जितने भी सेल्स में जितने भी वेस्ट आते हैं उस चीज को फेगोसिटाइज करता है और उसे बाहर निकाल देता है, ताकि हमारा सेल में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। तो उसी चीज को हम लोग लाइसोजोम में देखते हैं। और जो लास्टली हमारा साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन जैसा मैंने कहा कि जितने भी सेल्स हैं उसमें जो एक परफेक्ट शेप बनता है वो आपका साइटोस्केलेटन के ही कारण होता है। साइटोस्केलेटन में आखिर क्या ऐसा चीज है? सबसे पहली बात माइक्रोफिल, जैसी यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टाइनी प्रोटीन फाइबर, जिसके कारण हमारा सेल एक परफेक्ट शेप में रहे। दीज आर स्मॉलेस्ट फाइबर, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल एंड परमिट द कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसा मैंने कहा कि अक्सर मैं कह रहा हूँ कि कोई एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड, क्योंकि अब इस सेल्स में बहुत सारे चीज होंगे, वो सारे पांचों चीज जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, न्यूक्लियस होगा इसमें ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसी में होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसी में रहेगा आपका, फिर आपका फिर हम लोगों ने बात किया कि गोल्गी apparatus भी इसी में रहेगा आपका, और साथ ही साथ लाइसोजोम भी। तो ये सारे चीज को एक जगह बाउंड अप करके एक परफेक्ट शेप, और अगर परफेक्ट रीजन नहीं दिया जाए तो शायद ये अपने फंक्शंस को अच्छी तरीके से नहीं परफॉर्म कर। तो यही साइटोस्केलेटन इस सेल को अपने परफेक्ट शेप में डिटरमाइन, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। अब इसमें कौन कौन से मददगार हैं? जैसे इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं,
माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दे आर द लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर। सेंट्रोजोम्स हैं जो कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल विद इन द सेल। सेल एक्सटेंशंस है, दिस प्रोजेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेम टाइप ऑफ सेल एंड देयर मेन कंपोनेंट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच अलाउ द मूवमेंट। जैसे मैंने कहा कि हाँ, एक परफेक्ट शेप देने के लिए ये चारों चीज का होना किसी भी सेल में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोजोम, सेल एक्सटेंशन, ये ऐसे 4 सब यूनिट्स हैं जिस ये किसी भी सेल को एक स्पेशलाइज शेप दे सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आए जो कि अब हम लोग, जो कि आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं और बॉडी में उनका होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो अब जैसे कि अगर हमें बेसिक नॉलेज ना रहे तो शायद हम किसी सिस्टम्स को डिटरमाइन ही नहीं कर पाए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस हमें कैसे पता चला। इनकी इंपॉर्टेंस, अब इनकी भी तो डिस्कवरी हुई होगी तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि कोर ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक सेल। इतने तो सेल्स में प्रेजेंट होंगे ही और इनके स्पेशल इसेंशियल फंक्शंस होंगे, हार्वेस्टिंग एनर्जी, मेकिंग न्यू प्रोटीन्स, गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड सो ऑन। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, आज जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं अगर उसमें सेल का इन्वॉल्वमेंट ना रहे तो शायद हम लोग का आज कोई भी सिस्टम परफॉर्म ढंग से ना करे। इस ऑर्गेनेल्स का क्या फायदा भी हुआ कि इस ऑर्गेनेल से जितने भी सेल ग्रोथ हो रहे हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो इसी ऑर्गेनेल्स के परफॉर्मेंस के ही तो कारण हो रहा। अब इस चीज ऑर्गेनेल्स को चेक भी किया गया। हमारे पास जितने भी तरह तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कुछ ऐसी चीज हैं जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप से डिटरमाइन कर लिए गए, बट कुछ ऐसे भी ये माइक्रोस्कोपिक है जिस जैसे कि टेम आया यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये एक ऐसे माइक्रोस्कोप हुए जो छोटे छोटे ऑर्गेनिल्स को भी देख पाते हैं। सो इससे हमें नॉलेज हुआ कि शेप, साइज हेल्प टू डिस्टिंग्विश सम ऑर्गेनिल्स। तभी तो हमें पता चला कि आखिर अलग अलग तरह के जितने माइटोकॉन्ड्रिया हुए, लाइसोसोम्स हुए, इनके फंक्शंस का डिटर्मिनेशन तभी हो पाया जब हम इनके शेप, साइज और इनके फंक्शंस, इनके रोल को डिटरमाइन कर पाए। सो ये जरूरी हो जाता है। So it is usually necessary to see the interior structure to be sure what type of organelle is shown। तभी तो हमें पता चला, इन सभी चीज से हमें यही तो इम्पोर्टेंस पता चला सेल ऑर्गेनेल का कि हाँ ये जरूरी है। सेल ऑर्गेनेल अगर ना रहते तो शायद हम लोग का आज कोई भी बॉडी सिस्टम ढंग तरीके से काम नहीं कर पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग टिश्यू जो स्पेशलाइज, जैसा मैं कहा कि एक तरीके का सेल एक ही तरीके की टिश्यू को बना सकता है। तो आइए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग देखें कि आखिर ये टिश्यू किस किस तरीके से बने। सो थैंक यू सो मच। सो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।